मैं ये वीडियो चालू कर रहा हूं उससे पहले एक अनुरोध कर रहा हूं आपसे। अगर झारखंड की समस्या को देखना चाहते हैं, झारखंड की तकलीफ के बारे में जानना चाहते हैं, तभी ये वीडियो देखिएगा। इसलिए नहीं देखिएगा कि सूरज सिंह यहाँ पे हैं या तो रवि कुमार यहाँ पे है। इस चीज को देख कर रहे हैं तो स्क्रॉल कर दीजिए वीडियो को। अगर झारखंड के बारे में सुनना चाहते हैं, झारखंड की सच्चाई को देखना चाहते हैं और झारखंड की आदिवासियों को, झारखंड के कुर्मियों के और झारखंड के लोगों के बारे में सुनना चाहते हैं, तब ये वीडियो आप देखिएगा। मैं वीडियो चालू कर रहा हूं उससे पहले आपको एक गाना सुना लेता हूं। मिसरी मलाई खैलू, मिसरी मलाई खैलू, कैलू तन बुलंद, अब खैहा सकरकंद, अलग भइल झारखंड, अब खैहा सकरकंद। सूरज भाई, ये गाना क्यों बना था पता है? ये झारखंड जब अलग हुआ था ना, तो बिहार के एक सिंगर थे, उनको आप अच्छी तरह से जानते होंगे, भरत जी थे। वो गाए थे भोजपुरी के, वहाँ बिहारियों के लिए गाए थे कि ये झारखंड अब हमसे अलग हो गया, सब झारखंड में खनिज पदार्थ चला गया, सब कुछ चला गया, अब हम लोग शकरकंद खाइएगा क्योंकि सब खत्म हो गया, हम लोग से छीन गया। लेकिन अपोजिट ये हुआ है। हमारे झारखंड से कोयला निकलता है, अबरक निकलता है, पत्थर निकलता है, लेकिन मलाई कोई और मार रहा है। ऐसा क्यों? देखिए, निश्चित तौर पे इस गाने का एक अपना महत्व है और इस गाने में जो भोजपुरी कलाकार, जैसे भोजपुरी कलाकार आज के समय में जो कलाकार हैं वो उनकी मर्यादा ही ख़त्म हो गई है। लेकिन जिस कलाकार का आप नाम ले रहे हैं, जो गायक हैं, वो अपने आप में अपनी अस्मिता को आज तक उन्होंने बचा के रखा है। भरत शर्मा एक ऐसा नाम है जिनका गाना आज भी आप मने बेखौफ होके अपने घर में बजा सकते हैं, पर परिवार के साथ बैठ के सुन सकते हैं। लेकिन बाद बाकी जो अभी के जो वर्तमान के जो कलाकार लोग हैं, वो तो खैर आप घर में अपना गाना नहीं बजा सकते हैं। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा था उस समय कि जब झारखंड और बिहार अपने एक दूसरे से अलग हो गया 2000 ईस्वी में, तो झारखंड को वो तमाम चीज़ें मिल गई जो एक समृद्ध राज्य को चाहिए था। और बिहार को क्या मिला? बिहार को एक बहुत बड़ा क्षेत्रफल और बिहार को नदियाँ और नदियों में बालू, बस यही मिला और कुछ नहीं मिला। बिहार को एक और वरदान था कि बिहार के जमीनों के नीचे में जो पानी का लेयर है वो बहुत ऊपर है, वहाँ पे मैंने ऐसे ही बोरिंग कर देने के बाद वहाँ पानी आ जाता है, तो ये उनको मिला। लेकिन उसके विपरीत झारखंड को वो तमाम चीजें मिल गई, जैसे धनबाद मिल गया, हमारा कोल्हान मिल गया, हमारा उत्तरी छोटा नागपुर में वो तमाम माइंस फैक्ट्रियां मिल गई। तो झारखंड में आज एक ऐसा झारखंड में आप रह रहे हैं जिस झारखंड का लगभग 40% से ऊपर खनिज पूरे भारत को दिया जाता है। तो उन्होंने इसलिए कहा कि बिहार तो अब साथ में था तो सारा मलाई खा रहा था, लेकिन जब झारखंड अब अलग हो गया तो उन्होंने ये कहा कि अब झारखंड अलग हो गया है और झारखंड अब हम लोग को कुछ नहीं देगा, अब झारखंड राजा हो जाएगा। लेकिन उससे अपोजिट हो रहा है सूरज। मैं उस पर आ रहा हूँ। झारखंड अलग हो गया, अब झारखंड राजा हो जाएगा और हम लोग अब गरीब हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जस्ट विपरीत हो गया। 2014 ईस्वी तक आपको याद होगा रविदा कि 14 तक झारखंड में कभी स्टेबल गवर्नमेंट बनी ही नहीं। साल 6 महीना, 2 साल, 2.5 साल इसी तरह का कार्यकाल रहा और हर बार सरकार गिर जाती है। तो वो 14 साल का जो कार्यकाल रहा, 14 साल के कार्यकाल में तो झारखंड पता ही नहीं चला कि झारखंड बना भी है या झारखंड नहीं बना। तो वहाँ तो धड़ल्ले से मुख्यमंत्री चेंज होता, धड़ल्ले से 3 मुख्यमंत्री होते, हर 6 महीना में मुख्यमंत्री बदल जाता, तो लूटकांड तो स्वाभाविक था, चलते रहना चाहिए था। लेकिन जब 2014 में भाजपा गवर्नमेंट में जब मोदी लहर आई और जब भाजपा गवर्नमेंट में यहाँ पे रघुवर दास जी की सरकार बनी, तो अब एक लोगों के बीच में एक बहुमत की सरकार, पहली बार झारखंड को एक ऐसा मैंडेट दिया गया कि सरकार फुल बहुमत में थी, अकेले दम पे, और रघुवर दास जी मुख्यमंत्री बने। तो अब एक उम्मीद जगा लोगों में कि अब कोयला चोरी, बालू चोरी और तमाम चीजें जो झारखंड को मिलना चाहिए वो मिलेगा, झारखंड को झारखंडी का पहचान मिलेगा। लेकिन हुआ ऐसा नहीं, जस्ट विपरीत हो गया। झारखंड को पहचान के रूप में रघुवर दास जी ने 1985 के आधार पे स्थानीय नीति बनाने का एक प्रावधान लागू कर दिया। तो मतलब कि जब फुल मैंडेट मिलने के बाद भी भाजपा को जब फुल मैंडेट दिया गया, फिर भी ये कहानियां निरंतर चलती रही। एक बड़ा सवाल है सुरेदा, हम लोग पहले जमीन से स्टार्ट करते हैं। अभी भी हमारे रांची में हो रहा है ये सब, आप बहुत जगह पूरा झारखंड में ही हो रहा है। एक नियम लागू हुआ था कि एक छोटा जात बड़ी जात का मतलब जमीन नहीं ले सकता, बड़ा जात छोटे जात का जमीन नहीं ले सकता, ये आप भी जानते हैं और पूरा झारखंड जानता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ है? या बॉन्ड करवा के या कुछ करवा के अभी भी ये हो रहा है कि आदिवासियों की, कुर्मियों की, जितने झारखंडियों की, बाहरी लोग आकर कुछ रुपए ज़्यादा देकर और पैसे देकर और लूटा जा रहा है, ज़मीन को लूटा जा रहा है।
निश्चित तौर पे जो आप बात कर रहे हैं उस कानून का नाम CNT SPT एक्ट है। ये 1908 में बना कानून है, अंग्रेजों के समय का बना कानून है। और ये इसलिए बनाया गया था कि यहाँ के जो गरीब तबके के जो समाज के जो लोग हैं उनके ज़मीनों को संरक्षित रखा जाए, उनके ज़मीनों को लूटा ना जाए, उनके ज़मीनों को औने पौने रेट में खरीदा ना जाए। ये कानून इसलिए बनाया गया था। लेकिन झारखंड में आपको ये तमाम दृश्य जस्ट उल्टा माने अपोजिट नजर आएंगे। आप ये प्लॉट 1976 ये प्लॉट जनरल और 1977 ये प्लॉट आदिवासी, दोनों रोड पे NH 22 पे दोनों ये रोड पे प्लॉट है। जो जनरल प्लॉट है उसका कीमत 20 लाख रुपए कट्ठा और जो CNT प्लॉट है उसका कीमत 2 लाख रुपए कट्ठा। डबल एक 10% 10 लाख 2 लाख रुपए कट्ठा। और सबसे पहले बिकेगा कौन? तो वो CNT प्लॉट। रजिस्ट्री नहीं होगा, एग्रीमेंट होगा और एक सादा पट्टा का सिस्टम है। उस सादे पट्टे का सिस्टम में लोग जमीन को खरीद लेंगे, एग्रीमेंट करा लेंगे और बड़ी बिल्डिंगें वहां पे इमारतें बन जाएंगी। और ये तमाम चीजें वो तमाम जगहों पे आपको देखने को मिलेगा जहां पे आदिवासी समाज के बहुल क्षेत्रक लोग हैं। वहां पे उनकी जमीनों को एग्रीमेंट के नाम पे, सादा पट्टा के नाम पे, अन्य चीज के नाम पे CNT SPT एक्ट में एक और प्रावधान था कि आदिवासी का भी जमीन आदिवासी तब खरीदेगा जब उसी थाना क्षेत्र का होगा। मतलब एक बात समझिए, जैसे आप इटखोरी के हैं या हम मजूरहंड के हैं या कोई और कहीं का है, तो उस क्षेत्र उस थाना क्षेत्र में जो आदिवासी आएगा वही आदिवासी उस आदिवासी क्षेत्र का जमीन खरीद सकता है, न कि चतरा वाले जाके रांची में आदिवासी का जमीन खरीद सकते हैं। ऐसा हो रहा है, ऐसा निरंतर हो जा रहा है, रोज हो रहा है, पर डे हो रहा है। आज रांची आप घूम जाइए रांची में तो रांची आपको लगेगा ही नहीं कि रांची है, आपको लगेगा कि पटना है। मतलब आदिवासी के वहां पूरा अस्तित्व खत्म होते जा रही है। बिल्कुल, आदिवासी अस्मिता एकदम निरंतर रोज रोज खत्म होते जा रही है। आदिवासियों के जमीनों पे लगातार अतिक्रमण जारी है। अतिक्रमण सरकार के द्वारा नहीं, अतिक्रमण बाहरियों के द्वारा निरंतर जारी है। उनकी जमीनों पे लगातार खरीद बिक्री के काम जबरदस्ती किया जा रहा है। आपका पूरा माने कि एक एक ऐसे रांची में कौन लोग जमींदार है? रांची में जो पाहन जो मुंडा होते हैं वो लोग जमींदार हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे अपना जमींदार हैं। तो उसी तरह ठीक रांची में, रांची का जो जमीन है वहाँ के जो पाहन होते हैं, जो मुंडा अभी लिखते हैं, वो लोग वहाँ के जमींदार हैं। आपको एक एक पाहन का जमीन जो दिख जाएगा कि 20 एकड़ 25 एकड़, यहाँ पता चलेगा कि पूरा पाहन का जमीन है। लेकिन क्या है कि वो पाहन का जमीन सिर्फ कागजों में रह गया, वो पाहन का जमीन सिर्फ पेपरों में रह गया और वो पूरे जमीन को बाहरियों ने खरीद लिया और बाहरियों का वहां बसेरा हो गया। वहां आपको यूपी के लोग दिख जाएंगे, पंजाब के लोग दिख जाएंगे, राजस्थान के लोग दिख जाएंगे, हरियाणा के लोग दिख जाएंगे, रांची के लोग दिख जाएंगे, झारखंड के अन्य जिलों के लोग दिख जाएंगे, बिहार के लोग दिख जाएंगे, बंगाल के लोग दिख जाएंगे। आदिवासियों का क्या होता है, वो कहाँ जाता है? आदिवासी समाज के जो लोग होते हैं वो जमीनों का सौदा औने पौने रेट में कर देते हैं। और वो इसलिए कर देते हैं कि उनको लगता है कि मेरे पास 20 एकड़ जमीन है, अगर 2 एकड़ बेच ही देंगे तो क्या हो जाएगा। उनकी ज़रूरतें होती हैं, वो लोग ज़रूरत के हिसाब से अपनी बेटी के शादी में, अपने मरकी हेरकी में, घर बनाने में, जब उनको पैसे की दिक्कत होती है, अपनी ज़मीनों को वहीं लोकल जो वहाँ के जो ज़मीन दलाल आप जिसको कह सकते हैं, उन ज़मीन दलालों को सौंप दिया जाता है कि ये 2 एकड़ ज़मीन है, इस 2 एकड़ ज़मीन को आपको बेच के हमको पैसा देना है। अब वो जो दलाल है वो ज़मीन का सौदा करता है और ज़मीन को औने पौने रेट में एग्रीमेंट करके दे दिया जाता है। हम ये कोई बनाया हुआ कहानी आपको नहीं सुना रहे हैं। ये आप कभी भी रांची चले जाइए, कभी भी रांची चले जाइए, हम आपको बहुत सारा ऐसा लोकेशन दे देंगे जहां आप जाके पता कर लीजिएगा, ग्राउंड रिपोर्ट उठा लीजिएगा, वहां आपको पूछिएगा कि आप कहां के रहने वाले हैं और ये किनका जमीन है। अब ये तो जमीन की बात हो गई सूरजदा। दूसरी बात हम अभी हाल की बात करा दे अपनी क्षेत्र के। हम चतरा में रहते हैं जी, और चतरा में टंडवा से एक डस्ट उठता है, वाइट डस्ट जी, वो बिहार जाता है जी। और बिहार जाने के क्रम में मैं बता दूं कि टंडवा से वो पूरा क्षेत्र चतरा होते हुए जाती है और पूरे रोड में वो डस्ट गिरता है। और वो रोड में जो डस्ट गिरता है उसका धूल, उसका गर्दा आज पूरे झारखंड के लोग खा रहे हैं और उसका मलाई खा रहा है टंडवा के जो मालिक हैं वो और बिहार के लोग। इसमें टंडवा के मालिक नहीं खा रहे हैं, टंडवा में कोई मालिक नहीं है। पहला बात तो आपको जानकारी होना चाहिए कि टंडवा में कोई मालिक नहीं है रविदा जी, टंडवा में रैयत है जी, टंडवा में कोई मालिक नहीं है। और जो सफ़ेद डस्ट की बात कर रहे हैं वो एक तरह से जहरीला पदार्थ है जी। वो जो डस्ट जो है वो जो खराब मटेरियल होता है जिसको हमको दूर दराज भेजना होता है, जैसे कि अभी आप भारत
भारतमाला परियोजना में जो डस्ट जा रहा है वो एनटीपीसी से ही जा रहा है। तो वो रोड जो बन रहा है ना, उस रोड में डालने के लिए वो डस्ट को ले जाया जाता है। लेकिन जब टंडवा से वो डस्ट निकलती है तो वो गीला लिक्विड होती है, तो लिक्विड होती है तो उसका जो डाला है उससे चूता है और वो रोड पे गिरता है, और रोड पे गिरता है जब वो सूख जाता है, तो जब बाइक कार गाड़ियाँ चलती हैं तो वो रोड पे उड़ता है। तो ये सवाल कहीं ना कहीं आप लोग को, हम लोग जैसे एक छोटे कार्यकर्ता, छोटे लोगों से करने से कोई फायदा मिलना नहीं है। ये सवाल आप वर्तमान के सांसद कालीचरण सिंह जी से पूछिए, वर्तमान के विधायक उज्जवल दास जी से पूछिए, वर्तमान के जो चतरा के विधायक हैं उनसे पूछिए कि ये क्यों हो रहा है। और आप सिर्फ डस्ट की बात कर रहे हैं, हम डस्ट की बात आपको बताते हैं। आप टंडवा की बात उठाए हैं तो हम आपको कुछ जानकारी दे देते हैं। टंडवा निश्चित तौर पे आज के डेट में एक माने कहिए कि उद्योग नगरी के नाम से जाना जाने लगा है, काहे कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं। वहाँ 14-15 कंपनियां काम कर रही हैं, और सबसे बड़ी कंपनी के तौर पे एनटीपीसी का प्लांट भी लगा हुआ है, वो आप देख सकते हैं। तो उद्योग नगरी के नाम से टंडवा को जाना जाता है। आप टंडवा से कभी बड़कागांव जाने के लिए जब आप निकलिएगा ना, तो जैसे टंडवा को क्रॉस करिएगा, और जैसे ही वो रोड को क्रॉस करने के बाद टंडवा को आप छोड़ते हैं और चुंदरू धाम वाला रोड को पकड़ते हैं आप बड़कागांव जाने के लिए, तो जस्ट हमको लगता है कि आधा किलोमीटर का दूरी आप तय कर लीजिएगा हजारीबाग तरफ आने के लिए। आधा किलोमीटर दूरी के बाद आपको रोड पे एक ट्रकों का लाइन दिखेगा, और वो लाइन लगभग 4-5 किलोमीटर लंबा है। और वो रोड कहाँ लगे हुए होते हैं? वो रोड लगे हुए होते हैं रोड पे, काला रोड है उस पे लगा हुआ होता है। और एक ट्रक का साइज तो आपको पता ही है, तो वो कोनो NS2 या NS3 नहीं है कि 4 लाइन बना हुआ है, सिंगल रोड है। तो आधा जो रोड है वो आधा पूरे रोड पे कब्जा किसका है? वो ट्रकों का है। तो आप एक बात समझिए, वो तो डस्ट जा रहा है, वो तो चलती गाड़ी में है। ये लोग का रंगबाजी इतना है कि ये लोग रोड पे ट्रक को लगा देते हैं और छोड़ देते हैं एकदम निश्चित होके। ना ही वहाँ की शासन कुछ करती है, ना ही कि वहाँ के थाना प्रभारी कुछ करते हैं, और ना ही वर्तमान के चतरा के जो SP DSP हैं और जो वर्तमान के DC हैं, ये लोग का कुछ वहाँ पे कार्रवाई होता है। रोड का टैक्स कौन देता है? गाड़ी मालिक देता है जी, आप और हम देते हैं। तो क्या रोड को पार्किंग बना देना ये कहीं से भी उचित है? नहीं। रोड को पार्किंग बना देना कहीं से उचित है? वो लोगों ने रोड को ही पार्किंग बना दिया। और क्यों बना दिया? क्योंकि उन लोगों को कोयला रात में लेके जाना होता है। तो टंडवा में जो माइन संचालित है, उद्योग चल रहा है, तो इसकी वैकल्पिक व्यवस्था पहले कर लेनी चाहिए थी। एक चीज और पूछेंगे सूरजदा, आपने बहुत बड़ी बात कही। हमारे क्षेत्र में कोयला खदान है, माइंस बहुत सारे हैं, जैसे पत्थर के माइंस हाल में ही खुल रहे थे, उसे रोकने के लिए आदिवासी नेत्री भी आई हुई थी, उसे रोका नहीं गया, फिर से माइंस खुल गया, माइंस खुल रहा है। लेकिन सवाल मेरा ये नहीं है कि यहाँ कोयला फैक्ट्री है, माइंस है, यहाँ लोकल लोगों को नौकरी नहीं मिलकर बाहरी लोगों को नौकरी मिल रहा है, इसमें सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। देखिए, इसमें यहाँ के अगर कोई दोषीवार है, यहाँ का अगर किसी का माने कि अगर नौकरी लोकल को नहीं मिल रहा है, तो सबसे ज़्यादा जवाबदेही है अगर किसी का, तो आम जनमानस का है, मेरा और आपका है। जब आप चुनाव आता है तो किसी पार्टिकुलर पार्टी का झंडा और सिंबल देख के आप वोट कर देते हैं। उस समय आप रोजगार, उस समय शिक्षा, उस समय मजदूरी, ये तमाम मुद्दा नहीं होती है। उस समय मुद्दा होता है कि हम फलाना पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम फलाना पार्टी के कार्यकर्ता हैं, यही किया जाता है, और वहाँ पे कुछ नहीं किया जाता है। तो आप जब पार्टी का सिंबल देख के, धर्म जाति के नाम पे देख के अगर मतदान करेंगे तो आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा, और यही चीज़ चतरा में हो रहा है। यहाँ लोग पार्टी को नहीं, धर्म और जाति के नाम पे वोट करते हैं। तो निश्चित तौर पे अगर आप धर्म जाति के नाम पे वोट करिएगा तो बम्बई दिल्ली तो जाना पड़ेगा। बिहार की कंपनी हो, माफ़ कीजिएगा, बिहार नहीं, जितनी आउटसोर्सिंग कंपनियां हैं वो लगभग सब सारी साउथ की हैं। तो साउथ से वो कंपनियां आती हैं और अपना लेबर, मजदूर, गाड़ी घोड़ा वो सब वहाँ से ही लेके आती हैं। एक अंतिम सवाल है सूरजदा, यूपी में बुलडोज़र, बिहार में बुलडोज़र, अब झारखंड में भी बुलडोज़र, लेकिन यूपी में अपराधियों के विरुद्ध बुलडोज़र, बिहार में सम्राट चौधरी आम जनमानस के प्रति बुलडोज़र, जो गरीब आम जनता दुकान खोले हुए हैं, क्योंकि आए दिन सोशल मीडिया पे वो वायरल हो रहा है कि गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, वो रोड पर है, ऐसे है वैसे करके। लेकिन झारखंड में भी, रांची में सुनने को आ रहा है कि अब यहाँ पे भी बुलडोज़र चल रहा है। वो बुलडोज़र के बारे में आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, आपने लाइव में भी बताया था, वो क्या है पूरा मामला? देखिए, DIG ग्राउंड ही नहीं, रांची में वो मने की वैसे बिल्डिंगें बहुत सारी जगहों पे बनी हुई हैं। ये अगर अवैध है, अगर वो रिम्स प्रबंधन का ज़मीन था, तो रिम्स प्रबंधन क्यों सोया था? वहाँ अपार्टमेंट कैसे बन गया?
वहाँ बड़ी बड़ी घरें कैसे बन गई, और जो ज़मीन को बेचने वाले जो सारे लोग हैं वो कौन लोग हैं? अगर वो रिम्स का ज़मीन है तो फिर तो रिम्स प्रबंधन बेच सकता है, और आखिर जमीन अधिग्रहण किया होगा ना भाई रिम्स। तो जब अधिग्रहण होता है तब तो रैयत से जमीन ले लिया जाता है। अब जो एनटीपीसी या फिर जो बीसीसीएल सीसीएल के अधीन जमीन चला जाता है तो फिर रैयत उसको बेच नहीं सकता है। तो जब जमीन जो वहाँ पे डीआईजी ग्राउंड में है उस जमीन को अगर रिम्स ने एक्वायर कर लिया था, रिम्स अपने प्रबंधन ने अपने अंदर ले लिया था, तो फिर उस जमीन को बेचा कैसे गया? और फिर वही बात है कि अगर बेचा गया तो फिर रजिस्ट्री कैसे हुआ? रजिस्ट्री हुआ तो मोटेशन न रसीद कैसे कटा? रसीद मोटेशन कटा, नक्शा कैसे पास हो गया? नक्शा पास हुआ तो लोन कैसे हो गया? लोन हो गया तो फिर बिल्डिंग इंजीनियर का कैसे बना दिया? बिल्डिंग कोनो रातों रात तो नहीं बना होगा ना रविदा जी। मैंने दावा कोड़ाया होगा, डीवीसी हुआ होगा, लिंटर हुआ होगा, ढलाया होगा, इंटीरियर का काम हुआ होगा, प्लास्टर, बहुत सारा प्रावधान है। घर कोनो एक दिन में तो नहीं बनता है। और वहां पे तो घर 25 साल पहले लोग बना के रह रहे थे, कुछ साल तो 100 साल से रह रहे थे। तो मेरा ये कहना है कि अगर बुलडोजर सच में ये लोग अवैध हैं तो इनको मुआवजा मिलना चाहिए। अगर इनकी कोई गलती नहीं है, हम जिनका भी घर टूटा है, जिन आदिवासी भाइयों को वहां से हटाया गया है या फिर वो अपार्टमेंट तोड़ा गया है, हम उनके साथ हैं, हम उनकी मांगों को जायज मानते हैं। इनकी क्या गलती है? इन्होंने जमीन खरीदा पैसा देके भाई, पैसा देके खरीदा, नक्शा पास कराया, रसीद कटाया, रजिस्ट्री करवाया, मोटेशन करवाया, तब बिल्डिंग बनाया। गलती किसे मान? गलती पूरा सिस्टम का है, गलती पूरा सिस्टम का है। इनको मुआवजा मिलना चाहिए और वो मुआवजा की राशि इन तमाम अधिकारियों से वसूलनी चाहिए सरकार को कि तुमने ऐसा किया क्यों, तुमने रजिस्ट्री किया क्यों, तुमने रजिस्ट्री का मोटेशन और रसीद काटा क्यों, तुमने नक्शा पास किया क्यों, तुमने लोन किया क्यों? अगर गलत चीज में आपको लोन हो जाएगा जी, नहीं होना चाहिए। तो कार्रवाई इन तमाम अफसरों पे होना चाहिए था और इन ऑफिसरों के जरिए मुआवजा की राशि उन तमाम लाभुकों को देना चाहिए था जिनको वहां आज बेघर कर दिया गया। हम सूरज दास से बात कर रहे हैं और सूरज दास से जेएलकेएम के हैं और जेएलकेएम के ये बहुत नेता अच्छे हैं और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बातें झारखंड को सुनाते हैं, उन्हें अवगत कराते हैं, झारखंड के मुश्किलों को, उनके मुद्दों को रखते हैं। लेकिन एक अंतिम सवाल है सूरज दास, जिस लिए झारखंड अलग हुआ था बिहार से, क्या वो झारखंड को मिला है बीबी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। झारखंड से अलग, बिहार से जब झारखंड अलग हुआ तो एक सपना लेके लोगों ने अलग किया था झारखंड को। हमारे बहुत सारे झारखंड के जो पूर्वज रहे हैं जिन्होंने अपनी जान की बलि दी इस झारखंड को लेने में, जिसमें कुर्मी समाज और आदिवासी समाज के बहुत सारे नाम हैं जिनको मैं गिनाने बैठूं तो बहुत लंबा चौड़ा समय बीत जाएगा। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी जान की बलि दी और उसके बाद हमारा ये झारखंड हमको मिला और हमारे पूर्वजों ने अपनी खून की आहुति दी इस झारखंड को लेने के लिए। और आज दुर्भाग्य है कि झारखंड को जिन्होंने कहा था कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगा, आज उन्हीं के साथ झारखंड में सरकार चल रही है। तो निश्चित तौर पे बाहरियों को संरक्षण दिया जाएगा। और ये कोई डीआईजी ग्राउंड एक मामला नहीं है रविदा, बहुत सारे ऐसे मामले हैं। जैसे अभी वर्तमान में एक मामला बहुत तूल पकड़ेगा, हम आपको बताना चाहेंगे कि कड्रू में एक एजी सोसाइटी कोऑपरेटिव करके एक कॉलोनी है, उस कॉलोनी में लगभग 12 से 13 एकड़ जमीनें जो आदिवासियों की जमीनें हैं, उस जमीन पे लोग अवैध कब्जा करके उनको ये बता के कि आपके सरकार ने उस समय आपका सरकार अधिग्रहण कर लिया, जबकि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आप आदिवासी का जमीन अधिग्रहण नहीं कर सकते हैं, जबकि उनके जमीन को एजी सोसाइटी कोऑपरेटिव के नाम पे बता के उन जमीनों का सौदा कर दिया गया और उन जमीनों पे आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं, बड़ी बड़े लोग रहने लगे हैं। तो ये तमाम चीजें जब खुल के सामने आएंगी तो सरकार को ज्ञान लेना चाहिए और ऐसे तमाम अवैध बिल्डिंगों को ध्वस्त करना चाहिए और वो तमाम लाभुकों को उन लोगों से पैसा दिलवाना चाहिए जो ये तमाम काम को किए हैं। जैसे रांची गांव घर में घर बनाने के लिए किसी से परमिशन लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन रांची जैसे नगर परिषद क्षेत्र में घर बनाने के लिए बहुत सारा परमिशन लेना पड़ता है, तब आपका बिल्डिंग जाके खड़ा होता है। तो वो तमाम ऑफिसर जो इन तमाम चीजों में संलिप्त हैं, जिन्होंने गैर जिम्मेदाराना तरीके से इन तमाम चीज़ों को कार्रवाई करके तमाम बिल्डिंगों को खड़ा करवाया, इन तमाम लोगों से मुआवजे की राशि वसूल के वो तमाम लाभुकों को देना चाहिए जो लोग आज उस घर से बेघर हो रहे हैं। अभी एजी सोसाइटी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसमें बहुत सारे बिल्डिंगें टूटने की संभावना है। तो जब वहाँ पे बिल्डिंगें टूटेंगी तो वो लोग की क्या गलती है जिन्होंने बिल्डिंग को खरीदा या बनाया? आखिर उन्होंने तो खरीदा ना किसी से भाई, तो उनको तो दिग्भ्रमित करके बेचा गया कि हमारा जमीन है, ये एजी सोसाइटी का जमीन है, ये कोऑपरेटिव का जमीन है, हम आपको इतना लाख इतना करोड़ में दे रहे हैं। तो उनका गलती नहीं है, बेचने वाला का गलती है। वहां का सेक्रेटरी जो आशुतोष गिरी है उसका गलती है, वो पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर दिया है। पूरा जो कड्रू का एजी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उस पूरे मोहल्ले को बर्बाद कर दिया है और इस तरह दीमक के तरह उस पूरे मोहल्ले को खंगाल के खत्म कर दिया है। क्यों किया पता है? क्योंकि ये छपरा का निवासी है, ये छपरा का निवासी है और पूरे उस मोहल्ले को तहस नहस कर दिया है। खुद करोड़ों का जमीन रखा हुआ है, कई एक प्लॉट पे अभी भी उसका अवैध कब्जा है।
और एक आदमी को एक जमीन मिलना चाहिए था, जबकि इसके पास अभी 5-5, 10-10 प्लॉट ऐसे हैं जिस पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ये तमाम चीज़ों का खुलासा होगा और सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए और सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इस पे गाड़ी चलाना चाहिए, बुलडोजर चलाना चाहिए और वो जमीन को, जिसका जमीन ओरिजिनल में जो हकदार है, उसको वापस करना चाहिए। सुना ना, ये थे सूरजदार। मैंने पहले ही कहा था कि अगर झारखंड की तकलीफ़ों को आप सुनना चाहते हैं तो ये वीडियो देखिएगा। मैंने कहा ना, सूरजदार ने एक एक चीज़ क्लियर कर दिया। अभी भी आदिवासियों को किस तरह से दोहन किया जा रहा है, उनकी ज़मीन को लूटा जा रहा है, गरीबों को लूटने का काम किया जा रहा है। झारखंड में झारखंड का ज़मीन लोग बिहार से आकर काम कर रहे हैं। अभी सूरजदार ने बताया छपरा के ठेकेदार वहाँ बिल्डिंग बना रहे हैं, आदिवासी का ज़मीन जा रहा है। के ठेकेदार नहीं है वो, छपरा बिल्डर। नहीं, बिल्डर भी नहीं है जी। उनके पिता और उनकी माता दोनों एजी कोऑपरेटिव में काम करते हैं। एजी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, जी। उनके माता पिता दोनों माने गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और उनके पिता भी सेक्रेटरी रहे, उनकी माता जी भी सेक्रेटरी रही। सोच लीजिए, उसके बाद भी किसका ज़मीन हड़प रहे हैं? आदिवासियों का, गरीबों का। दोहन किसका हो रहा है? सूरजदा उस जगह पे भी गए थे, मैंने भी कवरेज दिखाया था और ढेर सारा उसमें अपने प्यार दिया था। करीबन 1 लाख के समथिंग वो व्यू गया था। गरीब आदिवासियों तक सूरजदा पहुंचे थे और उनकी सच्चाई दिखाई थी। झारखंड क्यों अलग हुआ था? आदिवासियों के लिए, कुर्मियों के लिए, झारखंडियों के लिए, कि ताकि झारखंड को मजबूत किया जाए, इनको मजबूत किया जाए। ना कि यहाँ के कोयला को निकालिए, वहाँ उनका घर है, उनको विदा कीजिए, 2 रुपया दीजिए और फिर लूट लीजिए बड़े बड़े लोग। आज यही ना हो रहा है। झारखंड में सबसे बड़ी तकलीफ है। दूसरा मुद्दा ये कि झारखंड का कागज जो बनता है ज़मीन का, वो तो अधिकारियों तक बनता है ना, प्रोसेस तो अधिकारी ही करते हैं ना, तो कैसे कर देते हैं? ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। आज सूरजदा ने बहुत बड़ा मुद्दा बताया हम लोगों के बीच। इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं हूँ आपका रवि कुमार और आप देख रहे थे मामवी न्यूज़। जोहार झारखंड।